भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलासा कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत और दुश्मन देश पाकिस्तान के बीच में मिली भगत थी। और जिस तरीके की मिली भगत थी कि दुश्मन को पहले बता दिया तो क्या सैनिकों के साथ जान के साथ खिलवाड़ और मिली भगत का फिक्स मैच था। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि 100 आतंकी मारे गए, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं हमने सिर्फ विराम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने युद्ध रुकवाया है। क्या यह भारत पाकिस्तान का स्टंट था? और जब मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन कहते हैं, उप मुख्यमंत्री देवड़ा सेना को मोदी के चरणों में बताते हैं और जस्टिस श्रीधरन अपनी जान का खतरा जताते हैं, तो क्या भारत की सेना, जज और जनता को धोखा दिया जा रहा है? आज हम खोलेंगे इस साजिश का कच्चा चिट्ठा। अंत तक देखते रहें और बने रहें और सब्सक्राइब करें राजनीतिक पोल खोल को। विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो दावा है कि पाकिस्तान को आतंकवादियों की ठिकानों की पहले सूचना दी गई थी, यह गंभीर सवाल उठाता है। 7 मई से लेकर के 9 मई तक आतंकवादी ठिकानों पर, भावलपुर से लेकर मुजफ्फराबाद पर हमले किए गए, जिनमें 100 आतंकियों के मारे जाने का दावा है। लेकिन अगर पाकिस्तान को पहले बताया गया तो क्या आतंकवादी वहां रुकते? यह ऑपरेशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। जयशंकर जो पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, उनका यह बयान हल्का नहीं है। यह सैनिकों की जान को खतरे में डालने और ऑपरेशन के उद्देश्य को कमजोर करने जैसा है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने डीजीएमओ को कॉल करके सीज फायर की मांग की, जबकि राजनाथ सिंह ने इसे कहा कि हमने इसे राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने विराम दिया है। और ट्रंप दावा कर रहे हैं कि मैंने व्यापारिक धमकी दे करके युद्ध रुकवाया है। और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के 5 जगह अपने देश से लेकर विदेशों में दावा कर चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दावे को अभी तक देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या पूरी भाजपा सरकार में किसी ने खारिज नहीं किया है। हमने अपने पिछले वीडियो में दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के जनरल का कार्यकाल बढ़ेगा, पाकिस्तान को आईएमएफ से 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज मिलेगा और भारत में भाजपा के खिलाफ जो माहौल बना है उसमें तब्दीली आएगी और नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु लक्ष्मण रेखा तोड़ने का आधार तैयार करेंगे। जयशंकर का बयान हमारे इन दावों को सच साबित करता है। भारतीय जनता पार्टी, अरे विजय शाह का बयान भारतीय सेना और कर्नल सोफिया का अपमान है। कर्नल सोफिया का परिवार 1857 में देश की आजादी में जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी की परदादी सैनिक थी। स्वयं सोफिया कुरैशी के पिता सेना के सूबेदार रिटायर हैं और सोफिया कर्नल हैं। यह बीजेपी की चुप्पी पर सवाल इसलिए उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का निश्चरित्र अंग्रेजों के बहुत करीब रहा है। रानी लक्ष्मीबाई का जो विरोधी राजघराने हैं वो भाजपा के सबसे करीब है। यह बयान वोटों का ध्रुवीकरण के लिए भाजपा का हो सकता है। बीजेपी को शाह को मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए था और बीजेपी के न केवल मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए बल्कि विजय शाह पर हमारे देश की सेना का अपमान करने और दुनिया में जो आतंकवादी विरोधी हमारे देश की भूमिका है उस भूमिका को उस साख पर बट्टा लगाने के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल में डाला जाना चाहिए था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जस्टिस श्रीधरन को, जिन्होंने साहस दिखाया। आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं। जस्टिस लोया की हत्या के बाद से देश में अदालतों में बैठे जज डरे हुए हैं। जस्टिस श्रीधरन ने साहस दिखाया, लेकिन बीजेपी की चुप्पी संदेह पैदा करती है और जस्टिस श्रीधरन ने न केवल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया बल्कि एक और बड़ी बात कही, मैं कल जिंदा रहूं या ना रहूं,
मतलब हाई कोर्ट में बैठा जज भी यह महसूस करता है कि भाजपा के बड़े नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने से जान को खतरा भी हो सकता है। जरा देशवासियों, आपको सोचना चाहिए। देवड़ा ने तो बहुत आपत्तिजनक बात कर दी। सेना संविधान की सेवा करती है हमारे भारत की, किसी नेता की नहीं। और देवड़ा उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार का, उसने कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में लेटी रहती है। मतलब हमारे देश की सेना की हैसियत नरेंद्र मोदी के चरणों के बराबर जिस तरीके से कहा गया, यह बहुत बड़ा शर्मनाक है। यह उसी प्रकार का शर्मनाक है जिस प्रकार हमारे देश में सेना की कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन बताने का षड्यंत्र है। मैं तो यह मानता हूं कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सेना अधिनियम के तहत कार्रवाई करनी चाहिए और देवड़ा जैसे उप मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करके जेल में डलवाना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी स्वयं एक व्यापारिक परिवार से हैं। नरेंद्र मोदी के खानदान में एक भी व्यक्ति सेना देश की हिफाजत के लिए नहीं गया। हमारे देश के सैनिक देश की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर, और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो बर्फीले इलाकों में जहां तापमान -43 डिग्री तक रहता है, वहां पर जाकर के देश की हिफाजत करने वाले सैनिकों के साहस को कमतर आंकना और देश में अपने परिवार और अपने धन में बढ़ोतरी करने के लिए व्यापार करने वाले धनवान व्यापारियों को उनके सैनिकों से बड़ा साहस बताना, यह सेना के और सैनिकों का अपमान है। और ठीक जिस तरीके का अपमान 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों को सैनिकों से बड़ा साहसी बताकर किया था, उसी का अनुसरण करते हुए आज शाह ने कर्नल सोफिया को और देश की सेना को पनित करने का काम किया। और उसी तरीके से उप मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं देवड़ा ने भारत के सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में लौटने वाला, या उनकी हैसियत इतनी बता दी भारत की सेना की कि भारत की सेना और नरेंद्र मोदी के चरण बराबर हैं। यह अपमान करने का साहस भी भाजपा के मंत्रियों पर तब आया जब इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं, वो ये कि सबसे बड़ी बात है कि विजय शाह ने जो कार्यक्रम था वो मध्य प्रदेश की सरकार का कार्यक्रम था। और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के द्वारा भारत की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर भारत की सेना का अपमान करना और पड़ोसी दुश्मन देश के साथ में मुकाबला करने के लिए आतंकवादियों की बहन को उतारने का आरोप लगा करके भारत के सम्मान को कम करने का जो काम किया है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना और भारत के सम्मान दोनों को कलंकित करने का काम किया। एक बात आपको सबको समझनी चाहिए, जिस तरीके से कर्नल सोफिया और भारत की सेना और देश का सम्मान को अपमानित करने का काम किया, उससे स्वविवेक लेते हुए जस्टिस श्रीधरन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए, खतरे में इसलिए कि जो 2014 में जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत हुई थी और संदिग्ध मौत का कारण था तब तड़ी पार रह चुके अमित शाह के मसले पर जस्टिस लोया फैसला सुनाने वाले थे। फैसला सुनाने से पहले जस्टिस लोया की मौत हो गई और लोया की मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक माना, लेकिन दुनिया जानती है कि प्राकृतिक तरीके से जस्टिस लोया की मौत नहीं बल्कि जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई थी। और इसलिए 2014 में जस्टिस लोया की हत्या के बाद देश की अदालत में बैठे जज डरे हुए हैं। और फिर हम कहना चाहते हैं कि जस्टिस श्रीधरन ने यह कहा कि मैं आदेश कर रहा हूं, अभी मैं आदेश कर रहा हूं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए विजय शाह के खिलाफ। मैं कल जिंदा रहूं या न रहूं, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि जस्टिस लोया की तरह मुझे भी निपटाया जा सकता है। और मैं यह मानता हूं कि सरकार को जजों की सुरक्षा के लिए सरकार करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को भी कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि दोबारा किसी जस्टिस लोया की तरह जज को निपटाया ना जा सके
और किसी भी जज को जस्टिस श्रीधरन की तरह अपनी जान को खतरे का डर न सताए, ऐसी व्यवस्था हमारे देश के अंदर कायम की जानी चाहिए। अजीत डोभाल का बेटा शौर्य डोभाल का साझेदार पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास है, और सैयद अली अब्बास जो पाकिस्तानी है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बेटा होने के नाते मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं, न केवल ये बल्कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर है सैयद अली अब्बास। और सैयद अली अब्बास जो पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर है वो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का साझेदार है। और तब तक जब तक दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ में अजीत डोभाल के बेटे की साझेदारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक भले ही अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ओहदे पर कायम रहे, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं हर आतंकवादी घटना का अगर हम विश्लेषण करें, जब भाजपा शासन पर आई, हमारे देश की संसद पर देश की आजादी से लेकर अब तक एक बार आतंकी हमला हुआ, और 2001 में भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे देश के अंदर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके पुलवामा में 40 जवानों की पहली बार आतंकी हमले में हत्या हुई, और वो भी भाजपा के शासन और मोदी के शासन में। हमारे देश में अभी ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे उरी हो, चाहे वो क्या कहते हैं संसद पर हमला हो, चाहे वो कंधार जहाज अपहरण का मामला हो, और अभी पहलगांव में भी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके जिस प्रकार आतंकी हमला हुआ, और इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में, और हमारे देश का प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में बिहार में, इसको हमको समझना चाहिए। और जिस तरीके से अभी विदेश मंत्री ने खुलासा किया है, हम दावे के साथ में कह सकते हैं अगर इसकी पूरी ईमानदारी के साथ निष्पक्ष जांच हो, भारत की सेना इतनी ताकतवर है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर के ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है, और पाकिस्तानी आतंकवादी बॉर्डर पार करके भारत के अंदर 140 किलोमीटर अंदर घुसकर आते हों और पकड़े न जाते हों, निश्चित तौर पर अगर इसकी ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल होगी तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि मोदी सरकार में जिसने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया वो देश का गद्दार और आतंकवादियों का यार है, और उसी की मिली भगत से पहलगांव में हमारे देश की नवविवाहित बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ पाए हैं। इसकी मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। एक और दूसरी बात, हमारे देश के विदेश मंत्री ने जिस तरीके से खुलासा कर दिया है, उससे हमारे देश और पाकिस्तान की मिली भगत का खुलासा हो गया। ये बात भी खुलासा सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश की तरफ दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को धन देने का मतलब है आतंकवाद को पैसा देना, और अमेरिका उसके साथ में है, चीन उसके साथ में है, रूस उसके साथ में है, यूए उसके साथ में है, तुर्की उसके साथ में है, आप समझ लो, और जापान भी साथ में है। और इसी में देखिए कि हो क्या रहा है कि लगभग 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्जा जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, उस कर्ज को दिलाने वालों में से अमेरिका से लेकर चीन तक, जापान से लेकर रूस तक तमाम देश उसके साथ खड़े हैं। और भारत के साथ कौन खड़ा है? नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं विश्व गुरु हूं और दुनिया में मेरे दोस्त हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के 5 ऐसे देशों के नाम नरेंद्र मोदी बता दें जिन्होंने पाकिस्तान को आर्थिक लोन देने का समर्थन किया हो, विरोध का, कि भारत में जो भारत सरकार कह रही है कि पाकिस्तान को लोन नहीं दिया जाना चाहिए, इसका समर्थन दुनिया के 5 देशों ने अगर किया हो तो नरेंद्र मोदी उनका खुलासा करें, मैं मान जाऊं। अब हो क्या रहा है, अमेरिका ने लोन दिया, समर्थन किया, चीन ने समर्थन किया, जापान ने समर्थन किया, यूएई ने समर्थन किया, रूस ने समर्थन किया, इनका किसी का विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन तुर्की का, मैं मानता हूं जिस तरीके से तुर्की का बायकॉट हो रहा है, उसी तरीके की मदद, पाकिस्तान के डिफेंस की मदद सबसे ज्यादा चीन ने की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन किसी भी भारतीय राजनेता और व्यापारी की औकात नहीं है जो चीन का विरोध करने का साहस कर सके। इसका मतलब है कि यहां भी जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को
मुसलमान बन के टारगेट कर किया जा रहा था, जिसकी कई पीढ़ियों से देश की आजादी की जंग से लेकर अब तक देश की हिफाजत करने में लगे हों, उसी तरीके से मुसलमान देश तुर्की के बहिष्कार करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। इसलिए मैं यह मानता हूं कि इस पूरे मसले पर हमारे देश के अंदर जो विजय शाह है और देवड़ा है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। इन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और सेना के अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। जजों और सैनिकों के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। ना किसी जज को जस्टिस श्रीधरन की तरह मौत का डर सताने लग जाए और ना किसी सेना के लिए किसी सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी की तरह किसी को अपमानित होना पड़े। इसके लिए हमारे देश के अंदर एक व्यवस्था कायम होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर एक व्यवस्था यह भी होनी चाहिए, हमारे देश का सेना का आला अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद झंडा उठाता है, बेचारा कार्यकर्ता बन जाता है किसी राजनीतिक दल का। मैं ये मानता हूं कि सेना का जो मुखिया हो वह थल सेना, वायु सेना और जल सेना का जो मुखिया है, कानून यह बनना चाहे कि मुखिया बनने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाएगा, क्योंकि सेना का मुखिया बनने के बाद अगर उसकी आस्था किसी पार्टी के पक्ष में रहती है तो वह देश के लिए घातक है। और ठीक इसी तरीके से न्यायपालिका में बैठे जज, हमारे देश के किसान आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है कंपनियों के लिए, और हमारे देश की न्यायालय में बैठे जज, उसके परिवार, जजों के परिवार कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, और जब उनके पास फैसला जाता है तो कंपनियों के पक्ष में फैसला ज्यादा आते हैं और किसान आदिवासी के खिलाफ फैसले चले जाते हैं। इसलिए दूसरा कानून यह बनना चाहिए कि जब कोई जज की कुर्सी पर बैठा हो तो उसके बाद उसके पास जितने भी बाजार में कंपनियों के शेयर हो, वो शेयर वह बाजार में नीलाम करे या बेच दे, और उसको जब तक जज की कुर्सी पर कायम रहे तब तक उनके परिवार में किसी को भी कंपनियों का शेयर खरीदने का अधिकार न रहे, ताकि पीड़ित किसान और आदिवासियों को ईमानदारी के साथ में न्याय मिल सके। सिस्टम में ऐसा सुधार करने की भी जरूरत है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और फिर मिलते हैं एक नई राजनीतिक पोल खोल पे और एक पोल खोल के साथ। तब तक के लिए राजनीतिक पोल खोल की तरफ से जय हिंद और धन्यवाद।